अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जो वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से K21 न्यूज़ पे जारी है। जनाब, आज मैच खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमों के माबैन। और किस्सा कुछ यूँ है कि हम जब से इस टूर्नामेंट में आए हैं उस वक्त से ये सिलसिला जारी है कि कौन सी टीम हारेगी, कौन सा मैच बारिश की नज़र होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो वो उम्मीदें जो सेमीफाइनल में पहुंचने की थी वो काफ़ी हद तक जो है वो अब दम तोड़ चुकी हैं। और इम्कान ये था गुज़िश्ता रोज़ भी जितनी गुफ्तगू हुई उसमें जितनी भी बात हुई वो इसी हवाले से थी कि आज बारिश के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। और शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने वाले, चाहने वाले ये उम्मीद कर रहे थे कि आज का मैच शायद ना हो, बारिश की वजह से मुतासर हो जाए तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसके बाद हमारा सेमीफाइनल में पहुंचने का शायद इम्कान बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसके बिल्कुल बरक्स न्यूजीलैंड की टीम जो कि एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है, तारीफ़ करना होगी जिस तरह से क्रिकेट वो इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने खेली है और पिछले कई सालों से वो खेल रहे हैं। उन्होंने तवक्कुआत के बिल्कुल एन मुताबिक श्रीलंका की जो एक कमज़ोर टीम है उसको बासानी आज जीत कर दिया। पहली इनिंग में 171 रन 10 विकेटों पर 46.4 ओवर में इनिंग जो है उसको समेट दिया। और सूरत हाल आपसे कुछ देर पहले तक ये कि 84 रन पे बग़ैर किसी नुकसान पे 11.4 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हुआ और इस तरह उनकी बैटिंग इस वक्त जारी है। तो ये बात तो तय है कि मैच अब आसानी न्यूजीलैंड की टीम जीत लेगी और न सिर्फ जीत लेगी बल्कि अपना जो नेट रन रेट है उसको भी बेहतर बना लेगी, जिसके बाद उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ जो सवालात हैं वो पाकिस्तान की टीम के हवाले से हैं कि पाकिस्तानी टीम के पास अब क्या ऑप्शन बचता है। इस मौजू पर आज ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही इस मैच के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब विशाल अंसारी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया विशाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे उनके हमरा मेहमान मौजूद हैं नुसरत महबूब साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। विशाल भाई, सूरत हाल शुरू टूर्नामेंट से यही है जिसका तस्करा भी मैंने कुछ देर पहले किया। ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है कि आपकी टीम जिस तरह से टूर्नामेंट में एक्सपोजर लेती है अमूमन ऐसा ही होता है, चाहे T20 का फॉर्मेट हो, चाहे 50 ओवर का हो, या कोई भी आप टूर्नामेंट उठा के देख लीजिए कि वो इफ़ एंड बट पे मामला जो है वो रहता है। और अभी भी सूरत हाल यही थी। आज सारी उम्मीदें थी कि बारिश हो जाएगी लेकिन नतीजा आपके सामने। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। देखिए, ये पाकिस्तान टीम का एक बड़ी ये रिवायत हो गई है जी कि हमने जो शुरू के 1-2 मैचेस के बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान टीम जब बैटिंग के लिए जा रही थी तो वो 270 के हिसाब से खेल रही थी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब उसमें बात ये होती है कि जब आप टारगेट ही 270 बना के चल रहे हो तो हम इसको बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अब ये क्रिकेट 270 वाली नहीं है। इस वर्ल्ड कप के अंदर ये क्रिकेट 300 प्लस की क्रिकेट है। और हमने पूरे टूर्नामेंट में ये देखा कि जिसने 300 बनाया वो भी 2 मैच ऐसे, 3 मैच ऐसे हुए जो वो सेफ नहीं रहे। 2 मैच तो पाकिस्तान के ही शायद रहे थे और एक ऑस्ट्रेलिया का मैच जो परसों हुआ। तो अब इस कंडीशंस के अंदर, ये कंडीशंस जब हमें पता थी तो ये कंडीशन यकीनन टीम के जो मैनेजमेंट थी उनको भी इन बातों का एहसास हो गया होगा। लेकिन उसके बावजूद इसलिए कि आईसीसी ने जो कानून बनाया उसमें उन्होंने ये किया कि ग्राउंड की को फास्ट किया और बाउंड्री को थोड़ा छोटा किया, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि वहाँ पे रन ज़्यादा हुए जी। तो अब इस कंडीशन में तो पाकिस्तान टीम अपनी सारी चीज़ें खो चुकी थी। लेकिन वही बात इफ़ एंड बट वाली बात आपकी आ गई है कि हम हर उसके अंदर अपने दुश्मनों को दुआएं दे रहे होते कि काश ये फला को हरा दे तो फला को हरा दे, वो चलता रहा। लेकिन आज शायद ये तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। और मैं एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको कि मैं बड़ा हैरान था 2 दिन पहले मैं जब सोशल मीडिया में जाता था तो वहाँ पे मैं देखता था कि वहाँ लिखा होता था पाकिस्तान 200 रन से इंग्लैंड को हरा दे तो पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर सकती है, 150 रन से हरा दे, कोई कुछ कह रहा था। मैं बड़ा हैरान था कि अभी तो एक मैच बाकी है न्यूजीलैंड और उसका, जब वो उसके बाद तो आपकी पोजीशन खुल के सामने आएगी। और ये हमारे लिए एक बड़ा गुड लक थी हमारे लिए कि इन तमाम के बाद हमारा मैच था ताकि हम इसको सही कर लेते। लेकिन शायद अब वो पोजीशन से हम बाहर निकल गए।
हैं। बाहर निकल गए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उस पोजीशन से बाहर आ चुके हैं और हमने सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचने क्यों दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, नुसरत भाई ये फरमाइए कि इसी किस्म की क्रिकेट गुज़िश्ता कई सालों से खेलते आ रहे हैं और विशाल भाई ने एक चीज़ की निशानदेही की, हम हमेशा प्रोग्राम में बात करते हैं कि अप्रोच आज भी वही है कि 270 रन कर लें और शायद बॉलर्स मैच बचा जाएं। लेकिन बॉलर्स की जो कारकर्दगी है वो इतनी नाक़िस रही है कि उसके ऊपर न सिर्फ यहाँ पे बल्कि बाहर भी जो लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा इसकी भी नहीं बात हो जाए ज़रा। शुक्रिया यासिर। देखें, अर्ली भी पहले भी हमने ये डिस्कस किया सारा। मैं समझता हूँ कि टीम सिलेक्शन सबसे बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल ठीक है। टीम सिलेक्शन सही नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। टीम मेरिट पे नहीं आई मेरे हिसाब। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इनिशियल स्टेज में ही अगर आपकी नीयतें सही नहीं है और आप बहुत अच्छी बात दिखाएंगे तो उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट यही आएगा। तो अगर सिलेक्शन अच्छी होती, प्लेयर्स को उसके हिसाब से मेरिट के ऊपर लिया जाता, मेरिट पे रखा जाता तो मे बी रिजल्ट और अच्छा आ जाता इसके। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक बॉलिंग, तो मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है, सिवाय कि इंडियन बॉलिंग के बाकी जो 9 टीम हैं उन सब की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। सिवाय एक टीम के, और उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छे बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और स्पिनर्स के हवाले से हमारे जो सिलेक्शन हुए हमारे, तो स्पिनर वहाँ शॉपिंग करते फिर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी खुद बता रहे हैं मैं ये शॉपिंग करने आया हूँ। क्रिकेट अच्छी नहीं खेली मगर मैं शॉपिंग, वो अलग बात है, लेकिन शॉपिंग मेरी अच्छी हो रही है, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल। तो ऐसा लगा जैसे वो प्लेजर टूर पे गए थे और उनकी नियत ये थी कि हमने जाके शॉपिंग करनी है, जीतने की नियत कोशिश होती है ना एक आदमी। जी शर्मिंदा होता है कि यार देखो मैं बिल्कुल मौका मिला और डिलीवर नहीं कर सका। बहरहाल वो प्लेयर अच्छे हैं, परफॉर्म नहीं कर सके, प्रेशर लेगा, क्रिकेट का प्रेशर की खेल है सारी, प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर सके। बिल्कुल। मगर ओवरऑल 5 साल में आपने प्रिपरेशन क्या की थी, टीम क्या बनाई थी? बिल्कुल। सवाल ये होता है कि ये 5 साल के बाद ये टूर्नामेंट आया था। बिल्कुल। और आपने 5 साल में क्या टीम में चेंज लेके आए? जी कोई चेंज नजर नहीं। आप जो 2018-19 की टीम थी उसी में सेम मुझे लगता है कि सिर्फ एक सऊद शकील टीम में आया है। बिल्कुल सही। सलमान आगा आया टीम में, इसके बाद कोई नहीं। उसके अलावा कोई बॉलिंग आपका वही अटैक है पूरा, बिल्कुल ऑलमोस्ट वही है। हर मैच में वही खिलाया, हर मैच में वही खिलाया, वही खेल रहे हैं आपने। तो अबरार गुड स्पिनर जो इन पिचेस के लिए थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है, पाकिस्तान को फायदा होता। आपने उसको कोशिश ही नहीं की लाने की, या कोई ऐसा माहौल ही नहीं रखा कि उसको लेके आ जाए। वही बात है जो बात चल रही है, दोस्ती यारियां और ये और वो, जब इस तरह के माहौल बनेगा तो उससे रिजल्ट मैं समझता हूं। नुसरत भाई ये भी फरमाइए कि जिम्मेदारी कौन लेगा? अब यहाँ तो सूरत हाल ये है, मैं आपको बताऊं कि जब एक्टिंग चेयरमैन जो हैं, वो क्रिकेटिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन ही आप समझे उनको, क्रिकेट बोर्ड का, जब उनसे सवाल हुआ कि लड़कों की जो परफॉर्मेंस है इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, तो उन्होंने कहा कि जो इससे पहले चेयरमैन थे उन्होंने लड़कों को रोका ही नहीं, वो ज़्यादा क्रिकेट खेल गए, इस वजह से लथार्जिक हो गए। ये जवाब है। और आप ये क्रिकेट नहीं, आप किसी भी शोबे में आप जब किसी से सवाल करते हैं पाकिस्तान में, तो वो हमेशा अपनी जो नाकामियाँ हैं, कोताहियाँ, उसकी जिम्मेदारी किसी और पर डालेगा। हम मिसाल देख लें, आप एक साबिक वज़ीर आज़म को इस वक्त जेल में है, आप उनसे सवाल करें, वो सारी जिम्मेदारी उठा के डाल देंगे, जी इससे पहले जो सेटअप में मौजूद लोग थे ये उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। और अगर उनसे पहले वालों से भी सवाल होगा तो वो उनसे पहले वालों के ऊपर डाल देंगे। तो ये तो हमारी रिवायत है। तो क्या इस दफ़ा भी यही होना है? 1-2 केसेस अभी सामने आए इतने सीरियस नौयत के हैं, लेकिन मामले को दबा दिया जाएगा। ज़रा फरमाइए। हाँ देखें, बात यही है कि मेरी बीइंग अ क्रिकेटर, मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कप्तान को लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, स्टेप डाउन करना पड़ेगा, स्टेप डाउन होना चाहिए, कप्तान को रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि वो अपनी मर्जी की टीम नहीं खिला सका जी, वो परफॉर्म नहीं कर सका। नहीं, टीम तो उसने अपनी मर्जी की खिलाई है, मर्जी की सिलेक्ट करी, वही टीम लेकर खुद गया है वो। जो बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा कि जी इनकी मर्जी से टीम गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। और होता ये कप्तान की बिल्कुल उसकी ली जाती है, राय ली जाती है, और कप्तान ने यकीनन अपनी राय दी होगी कि मुझे फला प्लेयर चाहिए, मुझे फला प्लेयर की जरूरत है, फला, उसके पीछे उसने थ्रेड किया बोर्ड को। जब ये सारा, मैं समझता हूँ कप्तान को स्टेप डाउन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर बाकी जो भी कमेटियाँ शमेटियाँ ये वो मैं नहीं समझता। देखें, आप सिस्टम को सही करें। बिल्कुल ठीक है। सिस्टम सही होगा तो हम तो पिछले 30-35 साल से ये देखते आ रहे हैं ना, बारिश हो गई, फला हो जाए, उसकी दुआ कर लो, उसको हरवा दो, उसकी जितवा दो। आउटराइट अगर मैं समझता हूँ कि जो मुझे बहुत बड़ी चेंज नजर आई है इंडियन क्रिकेट बोर्ड में जी,
या थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट ऐसे स्वीप करके लेके गए, मैंने बड़ी Clean sweep कर रहे हैं वो स्वीप किया, उनकी परफॉर्मेंस निकल के आई है प्लेयर की, जिन्होंने तैयार मेहनत किए की हैं है, खिलाड़ी, जो 10-10 साल 10-10 साल लगाए उन्होंने लगाए हैं। और उसका रिजल्ट आप भी बनाए ना, ऐसा माहौल लेके आए ना, बनाए ना, चेंजेस लेके आए, कॉस्मेटिक सर्जरी ना करें भाई। बहुत अच्छी बात। कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ नहीं होगा, इसको हटा दिया उसको हटा दिया, यही कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, बिल्कुल ऐसे हुआ है। उसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और बड़ी सीरियस नौयत का ऑपरेशन ज़रूरी है। जी विशाल भाई, अब ये ऑपरेशन सवाल ये पैदा होता है करेगा कौन? यहाँ तो सब नौकरी बचाने में लगे में, और अब मैं बताऊं ज़राए से ये भी पता चला कि वो सेमीफाइनल में जाने के लिए इसलिए भी ज़्यादा पुरुमीद थे कि उससे बहुत सारे लोगों की नौकरियां बच जाएंगी। ये शायद एक वजह थी जिसके लिए ज़्यादा वो डेस्परेट थे, बजाय इसके कि अभी वो सोच रहे हों कि हम शायद सेमीफाइनल खेल जाएं तो फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहना ये है कि जनाब सेमीफाइनल में इसलिए पहुंचा दिया जाए कि जितने भी सवालात हो रहे हैं शायद ये सवालात जो हैं वो ना हो। ये हमारा मंतक है, ये लॉजिक है। जी, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैं। एक तो ये है कि टीम क्या कप्तान ने बनाई थी? ऐसा नहीं होता। मैं टीमों के साथ रहूँ, वो जो कोच चीफ सेलेक्टर थे और कप्तान थे, और नहीं हमारे एक चीज़ की तस्दीक चाहूँगा माजरत के साथ, ये टीम 100% कप्तान ने ही बनाई है। उसकी वजह ये है कि जब ये टीम सेलेक्ट हो रही थी तो उस वक्त ये जो आपके कप्तान हैं इन्होंने कहा कि अगर मेरी पसंद के लड़कों को ना शामिल किया गया तो मैं वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाऊंगा। जिसके बाद क्रिकेट के जो कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं, उनकी इंटरफेरेंस के ऊपर ये ग्रीन सिग्नल दिया गया। चीफ सेलेक्टर को कहा गया कि इनको उनकी मर्जी की टीम दी जाए, फिर मामला हल हुए हैं, वरना एक दिन पहले तक यही मामला था। आपकी टीम सबसे आखिर में सेलेक्ट इसी वजह से मुझे कुछ और नज़र आता है। मुझे ये नज़र आता है कि जो काम इंजमाम को करना था, इंजमाम ने अपना काम कर लिया और फिर कप्तान को कहा कि तू ये वाला जुमला बोल दे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और टीम बना लो और निकल जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तीनों का किरदार था। लेकिन हमें इन सब बातों से हटके हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान टीम अगर जो बीच में उन्होंने 3-4 मैच हारे, अगर उन मैचों में से कहीं क्लिक कर जाते तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल अच्छी पोजीशन में थी। ऐसा नहीं था कि पोजीशन उसकी ख़राब हो। और लेट स्टार्ट लेना पाकिस्तान टीम का ये शेवा रहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये एक तरीक़ेकार बना लिया। जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें भी यही सूरत है। हर दफ़ा से हारने के बाद वर्ल्ड कप हर दफ़ा सिर्फ एक वर्ल्ड कप था वसीम अकरम की कप्तानी में, जब टीम बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही थी और वहाँ से फिर नीचे आई। लेकिन बाकी हर वक्त हमने दुआएं पे ही हम चले और हम उसी से जीते। और तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें तीनों का किरदार है, कप्तान साहब का भी है, विकेट कीपर साहब का भी, और इंजमाम का भी है। इन तीनों का किरदार है। लेकिन मैं इसमें ये होते हुए नहीं देख रहा हूँ कि इसके बाद इनके खिलाफ कुछ होगा या ये तो अपनी कोई यही चंद लोग हैं जो पिछले 20, 15, 16 साल से ऐसे घूमते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मुझे इसमें एक शख्स का किरदार जो है ना बड़ा पॉजिटिव नज़र आया, बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया। वो था मोहम्मद हफीज़, जिसने स्टेप डाउन किया अपने आप को और उसने कहा नहीं, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ये मैं इस चीज़ को तैयार नहीं हूँ, ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है और इन माहौल के अंदर मैं आपके साथ नहीं दे सकता हूँ। तो ये हफीज़ का एक बहुत ज़बरदस्त वो था, और उसकी उस वक्त बातें हमें अच्छी नहीं लग रही थी कि अब नेशनल लेवल के उसमें आप इस तरह से कर लें। लेकिन आज समझ आ रही है कि उसने बड़ी हक और इंसाफ की बात की थी उसने। तो अब टीम की पोजीशन तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं आज के मैच के बाद तो पाकिस्तान टीम का कोई, मैं समझता हूँ कि 250 रन का डिफरेंस होगा जो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसा ही है कि नामुमकिन ही नज़र आ रहा है। जी नुसरत भाई, ये फरमाइए, ये सूरत हाल हमारी है, और जैसे विशाल भाई ने कहा कि कोई शख्स भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और ना कभी उसने ली है। ये तो शायद हमारी रिवायत नहीं है, हमारी अखलाकी जुर्रत कभी भी नहीं रही कि कोई शख्स ये कहे कि हाँ जी मुझसे गलती हुई है और मैं स्टेप डाउन करता हूँ। ये कप्तानी को एक अरसे तक सपोर्ट करते रहे, 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया जी, अभी ठीक हो जाएगी, अभी इसके बीच में लगातार टूर्नामेंट आते रहे और आप हारते रहे। आप बार बार ये कहते रहे नहीं नया कप्तान है, इसको टाइम दें। ये मज़ीद टाइम देना आपके ख्याल में सही होगा? ये इंटरनेशनल क्रिकेट इसीलिए रह गई है कि आप कप्तान तैयार करें, सारे आम टूर्नामेंट हार जाएं, सबके फाइनल से आप बाहर हो जाएं, कहीं सेमीफाइनल आप नहीं जीत पाते, कहीं आप बाहर हो जाते हैं पहले स्टेज के अंदर। ये सिलसिला है क्या? ज़रा ये तो फरमाइए कि मज़ीद आप टाइम दे सकते हैं इसको? नहीं, मैं नहीं समझता कि अब मज़ीद इसके ऊपर वो करना चाहिए कि अगर देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा एक बैट्समैन या प्लेयर है वो अच्छा कप्तान भी हो। ये ऐसी खुदादा सलाहियतें होती हैं जो अल्लाह ताला प्लेयर्स को देता है। अब मुझे लगता है वो चीज़ बाबर के अंदर वो चीज़ यानी कि डिसीजन पावर नहीं है, थोड़ा सा डर के कप्तानिंग करता है।
थोड़ा सा उसके अंदर खौफ होता है, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता, फ्रंट पे नहीं आता, वो सारा कोशिश करता है कि मैंने स्पेशलिस्ट प्ले बॉलर हैं मैं उन्हीं को पे वो करूं, होता है ना पीछे गैम्बलिंग की जाती है, पार्टनरशिप ब्रेक की है, वो चीज़ें मुझे उसके अंदर नजर नहीं आई। पर इस बात जब मैं सरफराज को देखता था जब कप्तानी करते, सरफराज के डिसीजन बहुत आउट क्लास, बड़े जबरदस्त डिसीजन लेता था, वो ब्रेव था, बहादुर था और अपने ऊपर लेके करता था। तो कप्तानी में मुझे थोड़ा है, और जो माहौल बन रहा है, जो हालात हैं, जो हमने पीछे भी हालात देखे और इस वक्त जो हालात देख रहे हैं, उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि बाबर को खुद ही स्टेप डाउन होना चाहिए और एज अ प्लेयर खेले। क्या विराट कोहली नहीं खेल रहा है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने खेला, बड़े लोगों ने खेला, बड़े बड़े प्लेयर्स ने वो कप्तान रहे, उसके बाद एज अ प्लेयर खेले, बिल्कुल, तो उसमें कोई मजाका नहीं है। खेलें, अपनी क्रिकेट को फोकस करें, अपनी बैटिंग को फोकस करें, अपनी परफॉर्मेंस को फोकस करें, पाकिस्तान को फोकस, पाकिस्तान के लिए खेलें। ये जो क्रिकेटिंग कल्चर आपके यहाँ डेवलप हो गया है, जिसके अंदर कप्तान को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया गया है और वही सारे फैसले लेगा, और लड़के भी आप देखें किस हद तक चले जाते हैं कि अगर उनको मैन ऑफ द मैच दिया भी जा रहा होता है, वो सबसे पहले आकर कहते हैं जी कप्तान ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मैनेजमेंट ने। जब इस किस्म के रवैये होंगे और इस किस्म की लॉबिंग हो चुकी होगी, या आपने इस हद तक पहुंचा दिया होगा कि कोई लड़का खुलकर बात भी नहीं कर सकता, कप्तान की जब तक तारीफ ना करे, टीम का हिस्सा ना बने, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? अब आप उसको बाहर निकाल के तो देखें सेटअप से, फिर आपके पास कौन बचता है? सवाल ये पैदा होता है, आप क्या गारंटी है कि आप परफॉर्मेंस रिजवान से ले सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी से ले सकते हैं, जो इनके हिस्सा है, इनके गैंग का हिस्सा है। मैं तो ये बात बिल्कुल कहूँगा, ये गैंग है। अब आप कैसे इनसे जान छुड़ाएंगे ये बताइए? फिर क्या ये मुमकिन है कि आप सरफराज को कप्तान बनाकर भेजें और ये लड़के परफॉर्म करें, आप इनसे परफॉर्मेंस ले लेंगे? ये उसकी बात सुनेंगे? जो वो कप्तान था उस वक्त इसको आंखें दिखाते थे, ये सुनेंगे जिनको पीछे से बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि जी लाहौर कलंदर को मैच जितवाया, इसको कप्तान बनाओ, वो जो लॉबी उसकी काम कर रही है, उससे ये जान छुड़ा सकेंगे? देखिए, बोर्ड चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे अगर बोर्ड ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे फैसले करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और जहाँ तक आपकी प्लेयर्स पावर की बात होगी, जो आपका बयान समझोगे, आप एक प्लेयर्स पावर एक ताकत बन गई है, वो अपने तौर पे अपनी एक लॉबी को प्रमोट कर रहे हैं, लॉबी के लड़के खिलाना, लॉबीज बनाना, ये अच्छी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक मुल्क, या आप किसी डिपार्टमेंट या किसी फ्रेंचाइज के लिए नहीं यार, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं। लाफिंग स्टॉक आप बन चुके हैं। इतने आपके ऊपर मीम्स, वो जो सोशल मीडिया में हम कहते हैं, इतना तमस्कुर इंटरनेशनल मीडिया उड़ाता है, भारतीय मीडिया इनके ऊपर क्या क्या बातें कर रहा है। आप सोचिए, इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आप हैं, नहीं क्या आप इनको कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि ये अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा है, प्लेयर्स पावर अगर बन गई है और वो इस तरह का कर रहा है, तो इसका किला कर्मा मैं समझता हूँ इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे तो एक एक्शन ले इसके ऊपर। एक मैं समझता हूँ कि कोच की सरबराही में एक कमेटी बनाए और इस पूरे टूर्नामेंट की एक रिपोर्ट ली जाए, और कोच मैं समझता हूँ कि अपनी एक मुनसिफाना तौर पे एक रिपोर्ट बनाकर दे, कहाँ कहाँ उसको चीज़ें नज़र आई हैं, कहाँ कहाँ खामियां नज़र आई हैं, किन प्लेयर्स के साथ अगर कुछ माहौल ख़राब हुआ है, वो पूरी रिपोर्ट, रिस्पॉन्सिबल कौन था, उसकी रिपोर्ट बना के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे को दे। चेयरमैन साहब मैं इसमें मैं थोड़ा सा इंटरफेरेंस करूँगा। देखिए, जब बोर्ड का चेयरमैन खुद ही कमज़ोर है तो वो बाकी चीज़ों से क्या, वो बाकी चीज़ों को कैसे ठीक करेगा? आप ज़रा पिछले देखिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, लोगों की समझ में शायद कुछ दिनों के बाद ये बात समझ आएगी कि पिछले 10 साल या इसके लगभग के टाइम में अगर आप ये देखें कि बोर्ड का चेयरमैन जो आता है वो क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा होता है, वो पैसे किस तरह से जनरेट होंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, किस तरह से पैसे बनेंगे, इसकी सारी तवज्जो उसके ऊपर होगी। और फिर किस तरह से पैसे खर्च करके मैं टेस्ट क्रिकेटर को ज़्यादा से ज़्यादा नवाज दूँ और खुश कर दूँ इनको, और इनको नौकरियाँ दे दूँ। जब आपकी तवज्जो सारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगी कि आप प्लेयर्स की एक वो बनाइए, एसोसिएशन बनाइए, उनको एक फिक्स अमाउंट दीजिए, उनको कहिए कि भैया आप लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आपने टेस्ट क्रिकेटर को जब रिटायर हुए तो आपने उनको वो देना शुरू कर दिया, इंसेंटिव देने शुरू कर दिए उनको, ये पेंशन चल रही है, ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की को तवज्जो नहीं, इन सब चीज़ों की तवज्जो की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको ज़रूरत ये कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आप यकीन करें कि सारी दुनिया आपको पैसा देने को तैयार होगी अगर आपकी टीम जीत रही होगी। अगर आपकी टीम हार रही होगी तो कोई आपके ऊपर पैसा नहीं देगा।
पैसे का देखिए पैसे का इन्वॉल्वमेंट तो है ना। आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा तो आपको प्लेयर्स को भी फैसिलिटेट करेंगे और एक अच्छा माहौल बनाएंगे। जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मिसाल ले लें आप, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त डोमिनेट कर रहा है पूरे आईसीसी को वो। जस्ट उसकी एक कंट्रोल है पूरा। आईसीसी तो कुछ भी नहीं है, टोटल बीसीसीआई है पूरा। लेकिन वो किसी फ्रेंचाइज के ऊपर तो नहीं चल रहे ना। हाँ, ये बड़ा अच्छा हम तो फ्रेंचाइज के ऊपर आ गए ना, ये बात मैं करना चाहता हूं। आईपीएल के ब्रांड बनने के बाद जितना पैसा उन्होंने कमाया है, इतना पैसा तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रांग हुआ है। क्रिकेट को तो जाहिर है कि देखें उससे फायदा हुआ या नहीं एक अलग बहस है, लेकिन पैसा कमाने का फन उनको आ गया। मैं भी इसके ऊपर बात करता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब मां सिवा इसके कि ये जो हार हमें पैदर पे मिली है या जिस किस्म की परफॉर्मेंस हमारी रही है, इसके ऊपर अब तनकीद तो होगी और बड़ी खुलकर होगी। और ये कोई एक शख्स या एक कोई प्लेयर का जो है कोई एक यूनिट या आप उसको ग्रुप, इसकी कुल जिम्मेदारी इसके ऊपर आज नहीं होती। ये तमाम लोग इसके अंदर शामिल हैं जो पिछले कई सालों से बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। और अब लामहला ये बात आपको हर जगह अब नज़र आएगी। अब हर शख्स ये बात अब ज़रूर पूछेगा कि अब ये जो ज़िम्मेदारी है किसके ऊपर आयद की जाए, और क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा कि आप इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएंगे। अब आप बाहर हो जाएंगे, आकर आपने कहना है जी हमारी नज़रें अगले टूर्नामेंट के ऊपर हैं, ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर है। वही रिवायती जुमले आपके कप्तान कोचेज़ ये बैठ कर रहे होंगे, बल्कि कोचेज़ तो शायद जवाब नहीं देंगे, वहीं से मेरे ख्याल में फ्लाई कर जाएंगे। लेकिन बाकी का जो आपका जो टीम के लोग हैं वो इसी किस्म के बयान दे रहे होंगे। विशाल भाई, क्या यही होना है? फिर से वही रवायती बयान देना है, फिर से वही करके चले जाएंगे, देखें आगे क्या होता है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह की मर्ज़ी। और वो आपको याद है, आपके पास ऐसे भी लोग रहे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, वो मैच हारने के बाद वो क़यामत का मंजर खबर के वो आपको याद दिलाया करते थे। ये लोग आपके पास हैं। अब खुदा का वास्ता कुछ संजीदा लोग हैं आपके पास जिनसे आप चला सकें, ज़रा फरमाइए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं देखिए इतना सादा सा हिसाब किताब है। आपने टीम मैनेजमेंट जो रखी हुई है वो रखी किस लिए है? टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या टीम को नज़र आए कि टीम के अंदर कुछ बेहतरी आई है, फील्डिंग अच्छी हुई हो, बैटिंग की टेक्निक अच्छी हुई हो, या बॉलिंग में कोई अच्छी नई चीज़ लाई हो। हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने क्रिकेट की तमाम जिद्दतें क्रिकेट के अंदर वो लेके आए। फ्लिपर है, और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, गूगली लेफ्ट आर्म बॉलर की, चाइना में गूगली हो गई, रिवर्स स्विंग जो है, रिवर्स स्विंग मैं आपको बताऊं, रिवर्स स्विंग तो आम लोगों को पता ही नहीं है कि रिवर्स स्विंग क्यों कहते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें, मैं एक महफिल में बैठा हुआ था, वहाँ पे एक क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, तो वो PIA से रिटायर हुए थे। तो वो PIA में उनका जो काम था, वो काम उनका बड़ा वो था, बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक काम था। तो उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा आपको पता है ये गेंद स्विंग कैसे होती है? मैंने कहा हाँ मुझे पता। उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं पता, आप ये बताइए इंग्लैंड में स्विंग ज़्यादा क्यों होती है? तो फिर मुझे उस वक्त भी कोई बात समझी। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि जहाज़ में सफ़र किया, जहाज़ एयर पॉकेट्स के जाके जो गिरता है जहाज, वो क्यों गिरता है? तो मैंने कहा कि इसलिए कि वो जब वेदर ज़रा हैवी हो, क्लाउडी वेदर हो, तो उसमें एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, उसमें जहाज। तो उन्होंने कहा ये छोटे छोटे एयर पॉकेट जो है ना, ये जब आप देखें धूप ज़्यादा होती है तो एयर पॉकेट्स नहीं होते हैं, गेंद स्विंग नहीं होती है। लेकिन जब आप इंग्लैंड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एयर पॉकेट्स होते हैं तो गेंद स्विंग होती है। और एयर पॉकेट्स उसमें ऐसे भी होते हैं कि वो इन स्विंग हुई और पीछे जाके आउट स्विंग हो गई, ये भी होता हमने देखा। तो इस तरह की उन्होंने जो गुफ्तगू की, एक लंबी गुफ्तगू है, लेकिन इस किस्म के लोग अगर टीम के अंदर मौजूद है, वो आपके पास सारी चीज़ें दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, आप प्लेयर की एक एक मसल्स को वहाँ पे रीड कर रहा होता है कि कौन सी मसल, जब आपको ये पता है या नहीं कर रहा, बिल्कुल जी, आपको ये पता है कि कौन सी मसल्स पे आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो गेंद को कहाँ स्विंग होना है, कर सकते और कहाँ पे आपको मसल्स को आपने रिलीज देना है। बहुत अच्छी बात। जब ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो आपने वो इक्विपमेंट भी ले लिया। उस ज़माने में 2 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट था, आपने वो खरीद भी लिया कोई 7-8 साल पहले, और अब तो वो
8-9 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट है। एनईडी यूनिवर्सिटी ने भी ये खरीद लिया था, वो इसीलिए मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज है। तो जब ये आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर आपकी टीमों के अंदर मुझे सिवाय फील्डिंग के कोई चीज़ पिछले 3-4-5 साल में इम्प्रूव होती नज़र नहीं आई है। और फील्डिंग में भी हम ऐसे ऐसे कैचेस छोड़ जाते हैं कि उसमें मुझे अफसोस होता है कि ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है। उसामा मीर का कैच आप देख लीजिए, उसामा मीर का मैं कैच हम आप आज तक भुगत रहे हैं उसको। आज हम सेमीफाइनल खेल रहे होते उस कैच की सही अगर वो कैच। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जब हम कवर कर लेते हैं और छुपा देते हैं इन तमाम चीज़ों को, तो उसका नतीजा निकलता है कि हम अगले साल या 2 साल के बाद जब हम फिर दोबारा जाते हैं तब दोबारा फिर वही परफॉर्मेंस को ख़राब कर दें। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और रह गई नुसरत भाई, मैं माजरत के साथ एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँ। एक अच्छा पहलू भी आ गया है। पाकिस्तान टीम जिसको मैं पिछले मैचों में देख रहा था कि कहीं रेलीगेट ना कर जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो निकल चुकी है बाहर। और अब रेलीगेशन वाला हमारे लिए यही अचीवमेंट हमारे लिए बहुत है कि हम टूर्नामेंट के अंदर एक्सपोजर समाओ किसी तरह ले लें। मैं विशाल भाई की बात को देखें, इस वक्त आपकी जो जितनी भी मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट जो इस वक्त टूर पे है, सारे फॉरनर्स हैं। जी जी। फील्डिंग कोच से लेके आपका बॉलिंग कोच और हेड कोच, बैटिंग कोच, जितने भी कोचेस, आपका चीफ कोच, जितने भी कोचेस हैं वो सारे फॉरनर्स हैं। और मॉडरेट क्रिकेट को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। उनके पास यानी कि प्लान्स हैं बड़े ज़बरदस्त, बहुत अच्छा उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी आपने देखा लास्ट उसमें हर्षल गिब्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड बनाया गया था। देखिए, काम करना है ना, अगर क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, आपने 16 से 19 साल तक का जो लड़का है ना, इसको आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक अच्छे जो मॉडरेट क्रिकेट है इस वक्त, जो जैसे हर्षल गिब्स है, ये जो इनके अच्छा इनको एक्सपीरियंस है, उनको आप लेके आए, उसने वो काम भी किया। ऐसे क्रिकेटर्स को आपको हायर करना पड़ेगा, फॉरनर्स वो बाहर से ही लाने, बाहर से ही लाना, क्योंकि हमारे क्रिकेटर में इतनी वो नहीं है, ना इनमें इखलाकी जुर्रत है, ना उनके पास वो चीज़ है। वो तो अपने से कम क्रिकेटर से बात करना नहीं पसंद पावर नहीं है, उनके फैसले की ताकत नहीं है उनके पास। ऊपर से प्रेशर आ गया, मेरा बच्चा तेरा बच्चा हो तो वो ये कर लेते। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। फॉरनर होगा ना, वो मैरिट के ऊपर काम करेगा, कहता नहीं मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे फला लड़का चाहिए, उसी पे वर्क करूंगा, उसी पे वर्क करेगा, उस पर काम करेंगे आप। आपके पास टेस्ट क्रिकेट में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। 40 साल का नौमान अली क्रिकेट खेल रहा है आपके टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ऐसा ही है। कहाँ आपने खब्बे स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास नहीं है, कोई ऑफ स्पिनर भी नहीं है। ऑफ स्पिनर तो खैर बिल्कुल ही खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, चैप्टर क्लोज कर दिया। कोई एयर के साथ, हवा के साथ करने वाले बहुत फ्लाइट वाले ही नहीं आपके, लूप ही नहीं है किसी। हमने आज देख लिया, हम छोटे फॉर्मेट को इतना हमने खिला दिया लड़कों को कि वो लड़का अब जहाँ अच्छी क्रिकेट खेलता है कहता सर मैं रेड बॉल से नहीं सर, मुझे आप वाइट बॉल की टीम में रखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही, वो खुद ही किनारा कर रहे हैं कि वहाँ उनको पैसा नजर आ रहा है। जी ऐसा ही। 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं आप। आपको ये कह रहा हूँ, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत चेंजेस लानी पड़ेंगी, आपको काम करना पड़ेगा। तो आप इंशाल्लाह अगले 5 साल में आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे कि हाँ भैया हमें कोई मॉडरेट क्रिकेट के हिसाब से। आज की मैं आपको बता, साइम अयूब, जी मैं आ रहा था उसी तरफ, साइम अयूब ने आपकी आज इनिंग खेली है। आज पाकिस्तान डे कप जो मैचेस चल रहे हैं, उसने 179 रन किए हैं 125 बॉल्स पे, 15 चौके और 11 छक्के मारे उसने उस मॉडरेट क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से वो अडॉप्ट कर लिया उसने। बिल्कुल ऐसा और वो बेहतरीन काम है। इस तरह के और प्लेयर्स आप बना सकते हैं। कायद आज़म ट्रॉफी में जो उसका 200 है, मैंने को 3 दफा वो उसके 200 देखे हैं। जी जी, बार-बार मैं उसको देख रहा हूं। वो वाहिद प्लेयर है जो मुझे लग रहा है इस मॉडर्न क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसे आप प्लेयर्स और ला सकते हैं। लेकिन आपका कप्तान कैसे स्पेस देगा, मुझे ये तो बताइए। मैं तो बड़ा ब्लंट ये बात करता हूँ, आपका कप्तान कभी उसको ऐसे खिलाड़ी को टीम में रखेगा जो लाइमलाइट में आए, जो इस तरह की क्रिकेट खेल रहा हो? क्या बोर्ड के लोगों को नहीं पता कि साइम अयूब की इस वक्त फॉर्म क्या है, जिसका मैं देख रहा था रिकॉर्ड 10 डबल सैकड़े उसने किए हुए। अब आप सोचे तो सही कि उसकी रिकॉर्ड की नौयत अभी आपने बताया 179। इससे पहले अगेंस्ट लाहौर जो उसने इनिंग खेली है, उसने जो छक्के लगाए, मैं समझ रहा हूँ कि वो जो मैक्सवेल की मैं हिटिंग देख रहा था, मैंने उसकी इनिंग को उसके बाद दोबारा से रीप्ले किया तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल उसी मॉड पर है जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं या अच्छे क्रिकेटर्स इस वक्त हैं। बिल्कुल ये तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, जो लोग हैं वो तबाह कर देंगे। आप वही बात है ना सर, मैरिट जी, जब तक आप मैरिट नहीं लेंगे, पसंद नापसंद नहीं, आपको ऊपर लेवल पे भी ये चीज़ें
उसका इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। कप्तान को इतनी पावर ना दें कि वो किसी के भी मुस्तकबिल से खेल जाए। नहीं, वो तो दी भी है आपने, वो तो आपका विकेट कीपर बैटर है, वो तो किसी को नहीं वो देखा। उसकी मिसाल ये है कि जिस वक्त टॉप फॉर्म में जो क्रिकेटर था वो बाहर बैठा हुआ है, अब वर्ल्ड कप से आप हार कर वापस आ रहे हैं, और जनाब आपने उसके कहने पर हारिस को कैरी किया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई वो नहीं था, आपने वो किया। ये आपकी टीम में हो रहा है, अब आप इसको कैसे? मैं इसमें थोड़ी सी एक मिसाल दे दूं आपको। देखें, टोनी ग्रेग आया पाकिस्तान, जी जी, मुझे याद है, इंग्लैंड आया, इंडिया की टीम का मैनेजर हुआ जब, तो वो दौर इंडिया की क्रिकेट का बदतरीन दौर था जी। और उसके बाद उनको ये समझ आ गई कि ये हमें नहीं कर सकते, हमें अपने पैरों पे खुद खड़े होना है। और आज वो अपने यहाँ उनकी 2020 की क्रिकेट सबसे ज़्यादा फेमस क्रिकेट है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो 2020 क्रिकेट में 300 साढ़े 300 रन नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी टीम के प्लेयरों की आदत डाली 400 साढ़े 300 रन की आदत डाली। तो ये जो सिस्टम में आप दाखिल होगा, और आप देखें कि उनके इस 4 या 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको दुनिया नहीं जानती कि ये प्लेयर कौन है, और वो प्लेयर आगे वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, और उनके पीछे जो प्लेयर बैठे हैं वो भी सारे बैठे हुए। ये दो जो पुराने प्लेयर चल रहे हैं इनके बैट्समैन, ये दोनों बैट्समैन मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद शायद चले जाएंगे, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने किसी प्लेयर्स को उनको परमिशन नहीं दी है कि वो किसी भी कंट्री की जाके ना आपको, बिल्कुल ऐसा ही, वो इतना पैसा दे रहे हैं वो अपने प्लेयर्स को, जरूरत ही नहीं जाने की। बिल्कुल ठीक है, और उसीलिए वो बैक टू बैक प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं वहां से, उनके फिटनेस प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये फिटनेस प्रॉब्लम आती है मगर इससे जितनी नहीं आएगी कि वो ये क्रिकेटिंग ब्रेन भी हमारे पास शायद नहीं है। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर दावा तो बड़ा करते हैं कि वो टैलेंट को पहचानते हैं। मुझे याद है कि तौकीर ज़िया के दौर में एक दफ़ा बाहर से टोनी ग्रेग साहब को बुलाया गया था, या ग्रेग चैपल, मैं सही से मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। जब उनको बुलाया गया था, उन्होंने 3 दिन का कैंप लगाया, उसमें ये सारे थे, उस वक्त ग्रेग चैपल आए थे, तो उसमें ये तौफीक उमर और ये सारे लड़के थे। अब उनकी आई ऐसी थी कि उन्होंने तौफीक उमर को पॉइंट आउट किया कि इस लड़के में पोटेंशियल है और ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए क्रिकेटर बनेगा, जो कि उसने प्रूव किया, लेकिन समाव जो हुआ वो सबको पता है। और एक बाजिद खान एक ऐसा लड़का उसमें था जिसको पॉइंट आउट किया कि ये कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता, इसकी टेक्निक में फ्लॉ है, और नतीजा ये निकला आज आपके सामने टीवी पे बैठ के वो तबसरे कर रहा है। तो ये विजनरी लोग थे जिन्होंने बताया कि ये तो हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। मैं जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स के तबसरे सुन रहा हूँ, सॉरी उनको बुरा लगेगा, लेकिन जिस किस्म की वो बातें करते हैं उससे तो बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि ये क्रिकेट के लिए सिंसियर हैं या फिर शायद क्रिकेट जानते नहीं है। फरमाइए। देखिए, आप नज़र मारे वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। वेस्ट इंडीज़ के अंदर सब कॉन्टिनेंट है मुख्तलिफ, उनका आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा जी जी, बहुत प्रॉब्लम। और जब वो टीम बनती है तो उसमें फिर वो सारी चीज़ें जहाँ मैच होगा उसका लड़का खिलाना पड़ेगा। अब यही चीज़ पाकिस्तान में भी है। कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, ये जो सिलसिला ग्रो किया गया, ये ग्रो किया गया है लोगों ने अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपने कारोबार को वसअत देने के लिए, ये ग्रो किया गया। अब हमें इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल के, जो इन्होंने कहा कि वो लाहौर में आया और उन्होंने आके कैंप लगाया, इनको 4, 5, 6 जगह पे सेंटर्स में, ये कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली थोड़ी है। जितना आप उसको पैसे दे रहे हैं, 2 महीने के पैसे दे रहे हैं, उतने के तो इक्विपमेंट आ रहे हैं। तो आप वो इक्विपमेंट ला के उसको पहले इक्विपमेंट, देखिए इक्विपमेंट आ जाना जी कोई कमाल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इक्विपमेंट की पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसको, उसकी पूरी नॉलेज के साथ उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना और उसको इम्प्लीमेंट करना प्लेयर के ऊपर, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब उसके लिए ये कहीं दुनिया में नहीं होती, किसी ने दुनिया में खुद काम शुरू नहीं किया, वो स्पेशलाइज लोगों को हायर किया जाता है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो उन चीज़ों को एक्सपर्ट हो जाते हैं। और पाकिस्तानियों में एक बात यह है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट ज़रा जल्दी होते हैं, तो ये क्वालिटी से फ़ायदा उठा के अपनी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम ईमानदारी से ये काम करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने सही कहा कि उसके लिए एक सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे होता ही है कि अब मैं भी तौकीर ज़िया साहब का तस्करा कर रहा था, क्योंकि लाए तो उनको भी मुशर्रफ साहब ही थे, मरहूम, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन क्रिकेट के लिए जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी और इस तरह के और दीगर जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स को जो इनिशिएट किया, लेकिन उसके बाद क्या होता रहा? उसके बाद ये होता रहा कि ताल्लुकात की बुनियाद पे नसीम अशरफ साहब आए, वो भी मुशर्रफ साहब के करीबी थे, और उसके बाद एक सिलसिला चल निकला, और नतीजा ये कि क्रिकेट आज आपकी जिस जगह खड़ी है, जैसे शहरी इलाकों की बात की, अब शहरी इलाकों में भी क्रिकेट
तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। लाहौर और कराची से अब कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, आपको मज़ाफ़ाती इलाकों से क्रिकेटर ज़रूर मिल जाएंगे, शहरी इलाकों में कोई बॉदर नहीं करता, अब कोई अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। और वो रही सही कसर आपके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिपार्टमेंट और क्लब क्रिकेट को बंद करके बिल्कुल हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज कर दिया। नए सिरे से कौन आगाज़ कर सकता है, क्योंकि यही लोग अगर सारे वापस आते रहेंगे, यानी कि जैसे आपने तौसीफ भाई बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन हर दौर में जब आपको शिकस्त होगी आपके पास दो नाम होते हैं, एक इकबाल कासिम, एक तौसीफ भाई का। आप उनको आगे कर देते हैं, चल रही होती है 3 महीने के लिए आप उनको एडॉप्ट पे लगाते हैं, नया चेयरमैन आएगा उनको हटाएगा, अपना चेयरमैन लाएगा और फिर सिलसिला वहीं से शुरू है। यही कहानी चलती रहेगी। देखिए, अब आप जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने फॉर्मेट चेंज किया। 35 साल 40 साल पुराना फॉर्मेट था, आपने डिपार्टमेंट को बंद किया, उसने कहा कि नहीं आप रीजन कौन उसका सवाल करेगा, कौन पूछेगा? 6 रीजन कर दिए उन्होंने। 3 साल वो सिस्टम चला, कोलैप्स हो गई, खत्म कर दिया उन्होंने। अब दोबारा उसी पे काम शुरू हो गया, वही फॉर्मेट दोबारा से आ गया, उसी फॉर्मेट को दोबारा से चलाया जा रहा है। हसन अली आएगा बॉलर आपके पास में। तो नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इसी फॉर्मेट को आप लेके चलें, इसी फॉर्मेट के ऊपर, जैसे आप 8 रीजन फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, बाकी 8 रीजन 10 रीजन जो हैं वो ग्रेड 2 खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट वही पहले 6 टीमें थी, 12 टीमें हो गई हैं फर्स्ट क्लास की। इसी तरह हनी मोहम्मद उसको नाम दे दिया, उसको ग्रेड 2 नाम आप कोई भी दे दिया, वो कर रहा है। कहने का मकसद ये कि चेंज जब आएगा, मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएंगे, बिल्कुल ठीक है, और मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे, तो जाके आपको सिस्टम को सही करें, कहाँ कहाँ क्लैप्स हो रहा है, कहाँ हमारा सिस्टम क्लैप्स कर रहा है, कहाँ हमें ज़रूरत है, कौन सी क्रिकेट हमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ तबाही हुई है, वो आपकी क्लब क्रिकेट ना होने की वजह से। क्लब क्रिकेट आपकी बिल्कुल तबाह हो गई है, जिससे आपको अब जो लड़का आ रहा है ना, वो प्लेयर मोस्टली शहरी इलाकों में भी, मज़ाफत में, वो आ रहा है अकेडमीज से। अकेडमीज उसको ये तो बता देती हैं कि जी ये बल्ला ऐसे आएगा तो यूं होगा, वो एक टेक्निक तो बता देती हैं, मगर जो स्किल है ना उसको वो क्लब से आती है, क्लब से खेलने से आती है। तो क्लब का जो ये 7-8 साल का गैप आया है, इससे बहुत बार फर्क पड़ा है। खत्म हो गया जी, हाँ, तो आप जीरो पे खड़े हैं, बिल्कुल। तो इसको बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्कूलिंग की क्रिकेट और ये जो इसको दोबारा से करेंगे आप, जितने इकोनॉमिक चैलेंजेस देखिए, रिजल्ट लेट आएगा, मगर इसको अगर आप इम्प्लीमेंट आप इस सीजन से भी शुरू कर देंगे तो अगले 3-4 साल में आपको, हमारा ये ख्याल है कि आप कम से कम 10 साल आप पीछे हो चुके हैं मॉडर्न क्रिकेट से। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बातें बहुत सारी थी विशाल भाई, ये मौजू ऐसा है, यकीनन बड़ी तकलीफ दे बातें हैं, बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरेंगी और गुजरनी चाहिए, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो करना पड़ेगा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नुसरत भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, दोनों मौजूद मेहमानों का। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैच की सिचुएशन आपसे कुछ देर पहले ये थी कि 130 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके थे स्लोली, लेकिन वो चेस मुकम्मल हो ही जाएगा। और अब जैसे हमने बात की इस प्रोग्राम के अंदर आज के इम्कानात आपके पहले भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक जो है वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बहरहाल कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।